हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। अब वक्त आ चुका था शी शाओ के अब्रॉड जाने का, लेकिन जाने से पहले उसके पास एक आखिरी काम बाकी था। उसकी सबसे प्यारी चीज उसकी मोटरसाइकिल तो उसने अपने दोस्त फान के हवाले कर दी थी। अब सिर्फ एक और अमानत बच गई थी, वो बड़ा सा फिश टैंक जिसमें वो सारी गोल्ड फिश रह रही थी जो उसने और जोवान ने मिलकर बचाई थी। शी शाओ जोवान को ये टैंक डिलीवर करने का काम भी अपने दोस्त फान को दे देता है, लेकिन फान फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जोवान को तो इतना जानता भी नहीं। ये सुनकर शी शाओ उसे मैनिपुलेट करने के लिए कहता है कि तुम मैंग को तो कितनी अच्छी तरह जानते हो। फैन कंफ्यूज हो जाता है तो शी शाओ मजाक में कहता है, अच्छा, स्कूल में यूनिफॉर्म वायलेशन के लिए उसने तुम्हारा नाम पूरी 50 बार लिखा था। इतना ज्यादा तो तुम एक दूसरे को जानते हो। आखिर जियांग फैन बेचारा मान जाता है। वो मैंग को मैसेज कर देता है कि जोवान तक ये मैसेज पहुंचा दे। वो ऐसा ही करती है, और वैसे भी जोवान काफी दिनों से शी शाओ की धुली हुई जैकेट वापस करना चाहती थी, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे मिलने के लिए हाँ कर देती है। इधर शी शाओ और जियांग फैन फोन पर बात कर रहे होते हैं। तब शी शाओ को पता चलता है कि जियांग फैन ने गलती से जोवान को बोल दिया है कि वो खुद इतना बड़ा फिश टैंक लेने आ जाए। ये सुनते ही शी शाओ इरिटेट हो जाता है और खुद टैंक शिफ्ट करने के लिए अपनी माँ के अपार्टमेंट पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उसका सामना सीधा जोवान से हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आखिर जोवान खामोशी तोड़ते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ होंगे। वो हल्की सी हिचकिचाहट के साथ पूछती है, क्या तुम हमेशा यहीं रहते हो? लेकिन शी शाओ सीधा जवाब देने के बजाय बात को टाल देता है। फिर जोवान उसकी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म उसके हवाले कर देती है और उसे थैंक्स कहती है। शी शाओ भी स्कूल में उसके अब्रॉड वाले प्लान को छुपाने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि अब हम दोनों बराबर हो गए हैं। तभी फैन भी वहां पहुंच जाता है और मजाक मजाक में फिश टैंक की प्रॉपर कस्टडी हियरिंग शुरू कर देता है। एक तरफ जोवान का घर था जहां इतने बड़े फिश टैंक की बिल्कुल जगह ही नहीं थी, और दूसरी तरफ शी शाओ प्लेन में इसे ले ही नहीं जा सकता था। इसलिए आखिर सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि फिलहाल फिश टैंक बेचारे फैन के घर ही रहेगा। फिर आता है वो दिन जिसका हर स्टूडेंट को सालों से इंतजार होता है, 2016 का नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। सुबह सुबह ग्रैंड माँ हुआंग बहुत नर्वस होती हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए जोवान को एग्जाम सेंटर तक छोड़ने जाती हैं। बाहर हजारों पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं। कई मदर्स ट्रेडिशनल छिपाओ पहनी होती हैं, जो कि उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इससे गुड लक मिलता है। गेट के पास पहुंचकर जोवान प्यार से कहती है, ग्रैंड माँ, अब आप घर जाकर आराम कीजिए। जैसे ही वो सिक्योरिटी पास करने वाली होती है, अचानक पीछे से एक आवाज आती है। ग्रैंड माँ हुआंग जमीन पर गिर चुकी होती हैं। ये देखकर जोवान के पैरों के तले जमीन निकल जाती है। वहाँ कोई और फैमिली मेंबर भी नहीं होता। उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बची थी। वो एग्जाम छोड़कर सीधा अपनी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उनकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर चेन एक बहुत बुरी खबर देते हैं। उनकी डायबिटीज और यूरेमिया की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया है और अगले ही दिन इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर जोवान बिना कुछ सोचे एक और सेक्रीफाइस करती है। वो डिसाइड कर लेती है कि बाकी सारे एग्जाम्स भी स्किप करेगी और अब अगले साल ही वो एग्जाम देगी और पूरा वक्त ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल में गुजारेगी। उसके लिए यूनिवर्सिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी ग्रैंड मदर की जिंदगी थी, इसीलिए वो अपने सारे नोट्स भी जला देती है। उधर दूसरी तरफ शी शाओ पूरी पैकिंग और तैयारी के साथ एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल में अकेला खड़ा होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि उसके फादर अब शी शाओ की लेट मदर का विला बेचने वाले हैं। ये सुनते ही शी शाओ बिना कुछ सोचे समझे अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देता है और फौरन घर वापस लौट आता है। और अब नेक्स्ट डे हो गया था, वो अपने मदर के विला में ही था। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
मूवर्स उसकी माँ की पेंटिंग और सारी यादें घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। शीशिया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और देखते ही देखते उसकी माँ का घर लगभग खाली हो जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन दिनों जोवान सिर्फ हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल से घर। अब एग्जाम रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाता है। हर तरफ स्टूडेंट की खुशियाँ और फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन जोवान और शीशियाओ के लिए ये दिन सिर्फ दर्द लेकर आता है। जोवान के पास कोई रिजल्ट ही नहीं होता क्योंकि उसने एग्जाम्स कंप्लीट ही नहीं किए और शीशियाओ का अब्रॉड जाने का सपना भी टूट चुका होता है। दोनों भीड़ के बीच चल तो रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ खामोशी होती है। एक दिन वर्कशॉप में फैन और फेंग की बातों से शीशियाओ को पता चलता है कि उनके स्कूल से एक लड़की हाईएस्ट मार्क्स लेकर आई है, लेकिन वो जोवान नहीं है। जो सुन के शीशियाओ को हैरत होती है, लेकिन उसे अभी तक असली वजह नहीं पता होती। इसी बीच वर्कशॉप में वेन खुई अपनी बाइक लेकर आता है। वो स्टीयरिंग डैम्पर को लेकर फालतू का झगड़ा शुरू कर देता है, वो भी मैंग से। मैंग यहाँ इसलिए है क्योंकि वो पिंग की नीस है और यहाँ उसने क्लर्क की जॉब स्टार्ट की है। हाँ, तो वेन खुई साथ ही कोमेंग का भी मजाक उड़ाता है और जब उसकी नजर शीशियाओ पर पड़ती है तो वो उसकी फैमिली के बर्बाद होने का भी मजाक बनाना शुरू कर देता है और उसे प्रोवोक करता है। फिर वो शीशियाओ को एक डेंजरस चैलेंज भी दे देता है, एक मोटरसाइकिल रेस, और शर्त भी बहुत बेइज्जती वाली रखता है। अगर शीशियाओ हारेगा तो सबके सामने अपने घुटनों पे बैठकर वो उससे माफी मांगेगा, लेकिन अगर वेन खुई हारा तो वो अपनी बाइक को स्मैश कर देगा। अब फुल प्रिपरेशन के साथ रेस शुरू हो जाती है। वेन खुई को पूरा यकीन होता है कि वो ही जीतेगा। उसकी बाइक में महंगी इम्पोर्टेड मॉडिफिकेशंस लगी होती हैं और रेस के दौरान वो फेयर गेम भी नहीं खेलता। कभी जानबूझकर रास्ता रोकता है तो कभी डर्टी ड्राइविंग करके शीशियाओ को बैलेंस से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन शीशियाओ सिर्फ स्पीड पर नहीं अपनी कंसर्निंग स्किल्स पर भरोसा करता है। रेस के सबसे डेंजरस हिस्सा लास्ट ट्रैक का आखिरी कॉर्नर आ जाता है। यहीं शीशियाओ परफेक्ट टाइमिंग के साथ बाइक को लीन करता है और एक ही मूव में वेन खुई को ओवरटेक कर देता है और इसी के साथ रेस भी जीत जाता है। यहाँ वेन खुई तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था, उसका ईगो जो टूट गया था। शीशियाओ अब उसे डराता जरूर है, लेकिन उसकी बाइक को स्मैश नहीं करता और उसे जाने देता है। अगले दिन सुबह जोवान का दिन भी किसी मुश्किल से कम नहीं होता। जैसे ही वो काम पर जाने के लिए घर से निकलती है, रेंट कलेक्टर उसका रास्ता एक बार फिर से रोक लेते हैं। वो टाइम से पहले ही रेंट मांगने लगते हैं। तभी उसके फोन पर एक कॉल आ जाती है जो कि वेन खुई की थी। कॉल के दौरान जोवान के कानों में एक नाम पड़ता है, शीशियाओ। बस इतना सुनते ही उसके दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है और शाम होते ही उसका डर सच बन जाता है। रात को सब गुंडे शीशियाओ को घेर लेते हैं। जोवान पहले उन पर ब्लॉक से अटैक करने का सोचती है, लेकिन नहीं कर पाती और फौरन पुलिस को कॉल करने चली जाती है। वेन खुई के गुंडे मिलकर शीशियाओ पर अटैक करने लगते हैं। वो बहुत अच्छे से फाइट बैक करता है। इधर जोवान को मैंग अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर दिखती है। जोवान वो ले लेती है और सीधा स्कूटर उन गुंडों के बीच घुसा देती है। उसकी हिम्मत देखकर गुंडे तो घबरा जाते हैं और अब शीशियाओ को निकलने का मौका मिलता है। वो उसकी बैक सीट पर जल्दी से बैठ जाता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस की वजह से वो गुंडे अब उनका पीछा भी नहीं कर रहे थे। जोवान उसे लेकर एक काम जगह पर आ जाती है और उसके जख्मों की पट्टी करने लगती है। शीशियाओ उसकी केयर देखकर बस चुपचाप उसे देखता रहता है। शुक्रिया कहने के लिए वो जोवान को नूडल्स खिलाने ले जाता है। इस बार दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर आराम से बात करते हैं। काफी दिनों बाद उनके बीच की ऑकवर्डनेस खत्म होती दिखती है। जोवान पूछती है कि तुम अब्रॉड क्यों नहीं गए, लेकिन जवाब देने के बजाय शीशियाओ उल्टा सवाल कर देता है, तुम मुझे इतने दिनों से अवॉइड क्यों कर रही थी। जोवान कुछ देर चुप रहती है और फिर आहिस्ता से कहती है कि हर इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकता, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शीशियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और बस सीन कट होता है और अब नेक्स्ट डे हो चुका था। स्कूटर वापस वर्कशॉप में मैंग को देने के बाद जोवान सीधा हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। इधर वर्कशॉप में शीशियाओ भी था। तब उसे मैंग से सच बात पता चलती है, जो कि वो ऐसे बताती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता सिवाय पिंग के। वो उसे ट्रांसलेट करके बताता है कि जोवान ने एग्जाम फेल नहीं किया था, उसने एग्जाम दिया ही नहीं।
उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में थी और वो उनके पास रही। अब उनके मेडिकल बिल्स भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं और जोवन बहुत मुश्किल टाइम में है इस वक्त। ये सच सुनते ही शी शाओ एक पल के लिए भी नहीं रुकता, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बिना किसी को बताए ग्रैंड माँ हुआंग के सारे हॉस्पिटल बिल्स क्वाइटली पे कर देता है। जब जोआन को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन हॉस्पिटल के बाहर उसका सामना करती है। शीशा उसके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाता है। जोआन ड्रिंक तो ले लेती है लेकिन साथ ही साफ कह देती है, मैं तुम्हें वीचैट पर सारे पैसे वापस ट्रांसफर कर दूंगी, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती हूँ। शीशा उसकी आंखों में देखकर कहता है कि मैं ये सब तुम पर तरस खाकर नहीं कर रहा, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प भी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जोआन कुछ नहीं कहती। उसका मूड ठीक करने के लिए शीशा एक आइसक्रीम खरीद लेता है अपने लिए। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जोआन को एक आर्केड में जॉब मिल जाती है। वहां शीशा भी आ जाता है। गेम खेलकर वो एक क्यूट सा पिंक कोबीतो डॉल जीत लेता है और फिर अपनी पॉकेट से एक छोटा सा नेकलेस निकालता है, वही एरो वाला पेंडेंट जो उसने अपने हाथों से बनाया था, और डॉल को पहनाकर जोआन को दे देता है। ये नेकलेस स्पेशली जोआन के बैग में लटके बो से मैच करता है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि शीशाओ की थॉटफुलनेस थी। काफी दिनों बाद दोनों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। तब शीशाओ के फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है, कोई उसकी मदर के विला में घुस गया है। शीशाओ फौरन समझ जाता है कि शायद गोयान घर बेचने की कोशिश कर रही है। जोआन भी उसके साथ चलने का कहती है। दोनों फौरन विला पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि गोयान एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ एक अमीर बायर मिस्टर ली को पूरा घर दिखा रही होती है। शाओ गुस्से में कन्फ्रंटेशन करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जोआन उसे रोक लेती है। कहती है गुस्से में जाओगे तो सब कुछ और खराब हो जाएगा। फिर वो एक स्मार्ट प्लान बताती है, फ्रंट डोर से नहीं साइड एंट्रेंस से चलते हैं। चुपके से अंदर जाकर इस डील को क्वाइटली सुनते हैं। दोनों के पास फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन एंड में उन्हें कोई आइडिया आ ही जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलूंगी इसके न्यू एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।